नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम सबसे पहले आतंक के खिलाफ इंडिया के इजरायल वाले अवतार का विश्लेषण करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल का जिक्र किया और यह कहा कि जो हम पहले इजरायल के बारे में सुनते थे वो कारनामे अब भारतीय सेना कर रही है। यह सर्जिकल स्ट्राइक की तरफ इशारा था जो पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर किया था और उड़ी हमले में 19 जवानों की शहादत का बदला लिया था। वीर भूमि भी है, ये वीरों की भूमि है। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना के उस शौर्य को खुले मंच पर सलाम किया जिसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक पर अब तक प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के मंडी में पीएम ने इंडिया के इजरायल वाले अवतार का जिक्र कर दिया। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजरायल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक का नाम तो नहीं लिया, लेकिन भारतीय सेना के पराक्रम और इजरायल वाली बात कह के ये बता दिया कि उनका इशारा किस तरफ है। आतंकी संगठनों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जैसे इजरायल दुनिया में जाना जाता है, वैसे ही अब भारत जाना जा रहा है, क्योंकि आतंक के खिलाफ इंडिया ने इजरायल वाला फॉर्मूला अपना लिया है। जैसे इजरायल खुद पर हुए आतंकी हमले का बदला आतंकियों को मार कर लेता है, वैसे ही भारत ने उड़ी हमले में शहीद 19 जवानों का बदला आतंकियों को सीमा पार मार कर लिया। उड़ी हमले के 10 दिन बाद भारतीय सेना ने सीमा पार आतंकी अड्डों को ध्वस्त करके 55 आतंकी मार गिराए। भारतीय सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने इस ऑपरेशन के बारे में देश को बताया था। कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। आज पीएम मोदी ने उस पाकिस्तान को भी संदेश दे दिया है जो अपने आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक को इनकार करते हुए खुद को बचाने में लगा है। जब से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तब से पाकिस्तान बहुत बेचैन है। एक के बाद एक सेना और सुरक्षा बलों पर आतंकी हमले, सीमा पार से गोलाबारी हो रही है। 2 दिन पहले राजौरी में भारतीय सेना के जवान सुधीश कुमार शहीद हो गए। 24 साल के शहीद सुधीश को आज यूपी के संभल में अंतिम विदाई दी गई। मुझे गर्व है उसको। जितने भी मेरे 5 भाई फोर्स से हैं, पांचों के पांचों आर्मी में हैं और पांचों में सबसे पहले ही सुधीर भर्ती हुआ था फोर्स में। मेरे गांव को जो रुचि लगाई ना फोर्स में जाने की, वो सुधीर की देन है। सबसे पहले उन्होंने प्रेरणा दी, उनके साथ में भर्ती हुआ। पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है क्योंकि वो अपने आतंक की फैक्ट्री को बंद नहीं कर रहा। सरहद पर देश के जवान पाकिस्तान के आतंक से लड़ रहे हैं और देश अपने जवानों की शहादत और बिलखते परिवारों के दर्द को अब सहन नहीं कर सकता। जिन लोगों ने अपने बच्चों को खोया, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते। तो आई टोटली एंडोर्स कि हमारे जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं होता, हमारे को कोई किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की किसी भी चीज को देश बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरहद पर पाकिस्तान की गोलियों से शहीद जवानों के बिलखते परिवार देश के 125 करोड़ लोगों से अब देखे नहीं जाते। संभल से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना की तुलना इजरायल की सेना से की, जो आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स और सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर कैसे मारा जाता है, ये पूरी दुनिया को इजरायल ने ही सिखाया है। अमेरिका के अलावा दुनिया में इजरायल ही ऐसा देश है जो अपने दुश्मन को कहीं भी नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपा क्यों ना हो।
बदला लेने में किसी की परवाह नहीं करते हैं। वो दुश्मन को पाताल से भी ढूंढकर मार गिराते हैं। वो आतंकियों को उनके घरों में घुसकर मारते हैं। आतंकियों को चुन चुन कर कैसे मारता है इजराइल। आजकल पूरे देश में हमारी सेना के पराक्रम की चर्चा हो रही है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। आतंकवादियों को चुन चुन कर कैसे मारा जाता है, ये दुनिया को इजराइल ने सिखाया है। ये नवंबर 2012 की तस्वीरें हैं, जब इजराइल की सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, जिसमें आतंकी संगठन हमास का मिलिट्री कमांडर अहमद जबारी के साथ 53 आतंकवादी मारे गए और 50 से ज्यादा घायल आतंकवादी भाग गए। ये आतंकवादी 1 महीने से इजराइल पर लगातार बड़े आतंकी हमले कर रहे थे। आतंकवादियों ने इजराइल के शहरों और स्कूलों पर रॉकेट से हमले किए। आतंकवादियों के हमलों की वजह से इजराइल के स्कूल बंद करने पड़े। इजराइल ने कहा कि वो सही समय पर आतंकवादियों को जवाब देगा। इसके बाद इजराइल की सेना ने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले का ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस शुरू किया, जिसमें उस सबसे बड़े आतंकी को मार गिराया गया जो पिछले 13 साल से इजराइल को आतंक के जख्म दे रहा था। इजराइल की सेना ने अपने मजबूत सूचना तंत्र से करीब 20 लॉन्च पैड को बम गिराकर तबाह किया, जिससे हमास के आतंकी इजराइल पर रॉकेट छोड़ते थे। इजराइल के लिए आतंकवादियों से लड़ना बहुत मुश्किल चुनौती थी, क्योंकि आतंकवादी नागरिक इलाकों से लॉन्च पैड बनाकर मिसाइल, स्नाइपर और रॉकेट से हमला करते थे। ये आतंकवादी स्कूल, अस्पताल और घनी आबादी के इलाकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी हालत में आतंकवादियों के अड्डों पर सटीक हमले के लिए सटीक सूचना तंत्र जरूरी है। इजराइल की तमाम खुफिया एजेंसियां पक्की जानकारियां जुटाकर सेना को देती हैं। फिर इजराइल सेना इन सूचनाओं के आधार पर आतंकियों के अड्डों पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। इजराइल इस बात की फिक्र नहीं करता कि दुनिया सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या कहेगी। इजराइल की सेना की सबसे बड़ी बात यह है कि वो सीमा पार जाकर किसी भी वक्त आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, फिर चाहे वो आसपास का कोई भी देश क्यों ना हो। अगर इजराइल के दुश्मन आतंकी संगठनों के वहां पर लॉन्च पैड हैं, तो इजराइल उनका पता लगाकर ध्वस्त कर देता है, और ये इजराइल पिछले कई दशकों से कर रहा है। 1985 में अपने 3 नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल ने ट्यूनीशिया में आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए। 1993 में इजरायली सेना ने लेबनान में 1 हफ्ते तक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड्स को तबाह किए। 2002 में आत्मघाती हमलों का बदला लेने के लिए इजराइल ने ऑपरेशन चलाया और आतंकियों के अड्डे तबाह कर दिए। आतंकी हमले करके सूडान, सीरिया, लेबनान में बैठे आतंकवादियों को इजराइल ने बम गिराकर मार गिराया। इजराइल वर्षों से आतंकवाद से लड़ रहा है, और इस आतंकवाद से लड़ाई ने उसे अंदरूनी तौर पर बेहद मजबूत बना दिया है, जिसमें वो किसी भी नागरिक या सैनिक पर हमले का बदला जरूर लेता है, चाहे दुश्मन दुनिया में कहीं भी छुपा हुआ क्यों ना हो। इजराइल में आतंकियों से लड़ने के लिए स्पेशल कमांडो से लैस 3 स्पेशल फोर्स हैं। इसमें सबसे तेज फोर्स सायरॉट है, जो खास तौर पर विदेशी जमीन पर आतंकियों को खत्म करने के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा यमाम और यमास जैसी फोर्स हैं, जिन्हें खास तौर पर आतंकियों के खात्मे की ट्रेनिंग दी गई है। इजराइल में शीन बेट खुफिया एजेंसी एयरफोर्स की मदद से आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जबकि इजराइल की मुख्य खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया में अपने दुश्मनों के चुनकर मारने वाले ऑपरेशन करती है। इजराइल की मोसाद को दुनिया की सबसे तेज और सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। इजराइल के स्पेशल कमांडो और मोसाद का दुनिया भर में बड़ा नाम रहा है। इजराइल ने दुनिया भर के अलग अलग देशों में सीक्रेट ऑपरेशन किए हैं, जिसमें मोसाद के कमांडोज ने भेष बदलकर फिल्मी स्टाइल में दुश्मन का खात्मा किया है। मोसाद के पास यही टारगेट है कि वो सूचनाएं इकट्ठा करके इजराइल के बॉर्डर से बाहर स्पेशल कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दे, जिसमें मोसाद ज्यादातर मौकों पर कामयाब रही है।
आज तक ब्यूरो। आतंकवादी हमलों का मुकाबला करने के लिए इजरायल ने इंटेलिजेंस सिस्टम पर फोकस किया। 1949 में इजरायल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद बनाई। 1966 में मोसाद ने सीक्रेट ऑपरेशन में इराक से MiG-21 चुराकर इजरायल ले आया। 1972 में मोसाद ने म्यूनिक ओलंपिक में इजरायल की ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों की हत्या का बदला लिया। मोसाद ने ओलंपिक खिलाड़ियों की हत्या करने वाले आतंकियों को यूरोप से अलग अलग शहरों में जाकर मार गिराया। 1995 में मोसाद ने माल्टा में जाकर उस आतंकवादी को मार गिराया जिसने इजरायल के खिलाफ आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। 2004 में मोसाद ने सीरिया में जाकर आतंकी संगठन हमास के एक बड़े आतंकवादी को मार गिराया। 2008 में मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स ने सीरिया के एक शहर में जाकर सीरिया के न्यूक्लियर वैज्ञानिक को मार गिराया। 2010 में मोसाद ने फिल्मी तरीके से हमास के आतंकवादी महमूद मबूहा को दुबई जाकर मार गिराया। मोसाद के सीक्रेट मिशन किसी फिल्मी कहानी की तरह होते हैं। मोसाद के सीक्रेट ऑपरेशंस पर कई फिल्में और धारावाहिक भी बन चुके हैं। इसमें 2005 में बनी हॉलीवुड फिल्म म्यूनिख भी शामिल है, जिसे मशहूर फिल्मकार स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाया था। इस फिल्म में म्यूनिख ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के बाद मोसाद के बदला लेने की कहानी है। हम आपको बताते हैं कि इजरायल कैसे आतंकवाद से जंग लड़ता है। इजरायल डिफेंसिव और ऑफेंसिव दोनों फॉर्मूले पर आतंक से लड़ता है। इजरायल का एंटी टेरर सिस्टम मजबूत इंटेलिजेंस सिस्टम से बनाया गया है। इजरायल पुलिस को भी आतंक से लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। आतंक से लड़ने की स्पेशल फोर्स पुलिस के अंडर आती है। इजरायल ने अपने समाज को भी आतंक पर चौकन्ना बनाया है। हर इजरायली पुरुष को सेना में 3 वर्ष और महिला को 2 वर्ष रहना जरूरी है। यानी सिस्टम और समाज दोनों के स्तर पर इजरायल ने खुद को आतंक के खिलाफ मजबूत किया है, जिसकी वजह से आज इजरायल का दुनिया भर में नाम है। मौत से लड़ते मरीजों के लिए अस्पताल मंदिर की तरह होते हैं, जिनमें वो जिंदगी की उम्मीद देखते हैं। लेकिन भुवनेश्वर का सम अस्पताल आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए जलती हुई चिता बन गया। सोमवार रात अस्पताल में हुए अग्निकांड में 20 मरीज जिंदा जलकर मर गए। डायलिसिस वार्ड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग तेजी से आईसीयू तक फैली और आईसीयू में भर्ती किसी भी मरीज को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। यह अग्निकांड ओडिशा में किसी अस्पताल में हुई सबसे भयानक घटना बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए उसे दिमाग झकझोर देने वाली घटना बताया। लेकिन इस घटना पर अस्पताल प्रशासन जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ रहा है, वो भी बहुत पीड़ादायक है। इतने बड़े अग्निकांड के बाद अस्पताल के दिल जलाने वाले बहाने सुनकर प्राइवेट अस्पतालों की मानसिकता पर आपका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। जो इलाज के नाम पर मरीजों से मोटी रकम ऐंठने को अपना हक समझते हैं, लेकिन मरीजों की सुरक्षा पर फूटी कौड़ी खर्च करने को अपना फर्ज नहीं समझते। 20 मरीजों की मौत के जिम्मेदार अस्पताल की जानलेवा सोच ने कैसे मरीजों का अंतिम संस्कार कर दिया, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि कैसे अस्पताल में मरीज घुट घुट कर मर गए। भुवनेश्वर का SUM अस्पताल सोमवार रात मरीजों के लिए चिता बन गया। सोमवार शाम 7 बजे SUM अस्पताल के डायलिसिस सेंटर और ICU में आग लगी। इसकी शुरुआत शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। डायलिसिस रूम से शुरू हुई आग की लपटें तेजी से बढ़ी। पूरा सेंटर धुएं से भर गया और फिर आग की लपटें और धुआं ICU में भी भर गया। जिस वक्त आग लगी तब अस्पताल के वार्ड में करीब 700 मरीज भर्ती थे। आग लगने की खबर फैली तो मरीज और उनके रिश्तेदार बाहर की तरफ भागने लगे। पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन डायलिसिस सेंटर और ICU में फंसे मरीज बाहर नहीं निकल पाए।
क्योंकि आग की वजह से सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके थे। लोगों और बचाव कर्मियों ने आईसीयू और डायलिसिस सेंटर में भर्ती 25 मरीजों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन धुएं की वजह से मरीज बेहोश हो चुके थे। डायलिसिस सेंटर और आईसीयू के शीशों को तोड़कर मरीजों को खिड़की के रास्ते बाहर निकाला गया और फिर किसी तरह एम्बुलेंस में पहुंचाया गया। 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद जब तक आग पर काबू पाया जाता और मरीजों को बाहर निकाला जाता, तब तक 20 मरीजों की मौत हो चुकी थी और 100 से ज्यादा जख्मी हो चुके थे। ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन होश भी नहीं था। तब हमने सोचा ठीक है, हमने इतना पैसा खर्च करके लाया, कुछ सार्थक हुआ। लेकिन 7 बजे तो पता चला कि चल गया है। हम 7 बजे मेरा भाई था, छोटा भाई, वो टेलीफोन करके बताया कि आग लग गया है। हम लोग का चाचा है, वो जस्ट 2 मिनट हुआ उनको छोड़ के उनके बेटा नीचे आए थे तो आग लग गया, ऐसा हो गया। उसके बाद वो दौड़ के गए तो पूरा दरवाजा बंद है, कोई खोलता नहीं छोड़ता नहीं। तो मर गया जी, एक्सपोर्ट करके जी। 19 people have been confirmed to be dead. When we have received 19 bodies in the 2 hospitals, Amri and Capital Hospital. आग में जलकर मरने वाले सभी लोग आईसीयू में भर्ती थे। 100 से ज्यादा घायलों में से 20 की हालत बेहद गंभीर है। अलग अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों के परिवार वाले पूरी रात अपनों की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटक रहे थे। बाहर पलि छाड़ी ठाकुर मैं प्रार्थना कर समस्त केमती भल हो जाते शीघ्र। आम कैबिन छाड़ी 6:15 पलि आसवा 6:30 नि जानिले आम 6:30 बेले जाइलु से खाई फेरुल जस्ट मुझे निआ कह दिशे धुआं एमती रूम भर जाला जाइछ हल्ला हल्ला जे निआ लगे निआ लगिगला किछि दकान जदि अग्नि निर्वापक जो यंत्र अछि बा तालीम प्राप्त कर्मचारी माने सठिक सही समय रे जदि सठिक पदक्षेप नै थांते निश्चित एत गोटे दुर्घटना बतले, किंतु सही समय से सदियो आइदर बाहर को पळी चंदी किंबा ताको ठीक रूपे यूटिलाइज करि पारनाती, जोटा कि एत गोटे दुर्घटना घटला। देर रात ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने पूरे दल बल के साथ घायलों का हालचाल जानने अस्पतालों के दौरे पर पहुंचे तो नाराज और परेशान लोगों ने उनका विरोध किया, नारेबाजी भी हुई। भुवनेश्वर के अस्पताल में लगी आग की लपटें दिल्ली तक पहुंची। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी शोक जताया और मदद का भरोसा दिया। एसयूएम अस्पताल भुवनेश्वर का बड़ा प्राइवेट अस्पताल है जिसमें मरीजों के लिए 1000 बेड है, लेकिन आग के इस धुएं में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आ गई है। ये देश के अस्पतालों का वो ज्वलंत सच है जिसकी वजह से मरीज अस्पतालों में भगवान के भरोसे ही होते हैं। इंद्रजीत कुंडू, भुवनेश्वर, आज तक। अस्पताल में मरीज अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए भर्ती होते हैं ये सोचकर कि अब अस्पताल से भले चंगे होकर बाहर निकलेंगे, लेकिन भुवनेश्वर का सोम अस्पताल मरीजों के लिए चिता बन गया और 20 मरीज जिंदा जल गए। इन मौतों का सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो वो है अस्पताल का प्रशासन। भुवनेश्वर फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट इसका लिखित और सर्टिफाइड सबूत है, जिसके मुताबिक साल 2013 में सोम समेत भुवनेश्वर के 568 प्राइवेट अस्पतालों का फायर सेफ्टी चेक किया गया था, लेकिन 568 में से सिर्फ 3 अस्पताल ही इस फायर सेफ्टी चेक में पास हुए थे। सोम अस्पताल में भी फायर सेफ्टी के इंतजाम बेहद खराब पाए गए थे। अस्पताल प्रशासन को भी फायर डिपार्टमेंट की तरफ से अस्पताल में फायर सेफ्टी की गाइडलाइंस का पालन करने के निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक अस्पताल प्रशासन ने फायर सेफ्टी से जुड़े किसी निर्देश का पालन नहीं किया, जिसका खामियाजा 20 मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। लेकिन अस्पताल प्रशासन की बेशर्मी की हद देखिए कि वो अपनी गलती को दूर इस घटना को लापरवाही मानने तक के लिए तैयार नहीं है। भुवनेश्वर का एसयूएम अस्पताल मरीजों के लिए चिता बन गया। इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है?
फायर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स खुलासा करती हैं कि एसयूएम अस्पताल में फायर सेफ्टी के नाम पर कोई इंतजाम नहीं था। यहां तक कि अस्पताल को 3 साल पहले सुधर जाने की नसीहतें भी जारी की गई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कुछ नहीं किया। I've come to personally verify certain things that have come as feedback, so it will be desirable to physically verify whether things were in order. So, were there any fire safety audits ever done by the government agencies before this? It's a big facility out here. Well, yeah, I'll just say it had been done in 2013, and certain instructions had been given. And did they flout those norms? Well, I'll leave it at that. अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से एसयूएम अस्पताल में इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, लेकिन अस्पताल प्रशासन को कोई खास अफसोस नहीं है। एसयूएम अस्पताल के एसोसिएट डीन जे.आर. दास ने कह दिया है कि कोई जिम्मेदार नहीं है, सब बदकिस्मती से हुआ है। Fail to address that? No. Everything was there. But in case of accident, what can you do? But you don't accept any shortcoming on part of the hospital? Shortcoming is not there. You were fully prepared to meet such eventuality? Fully prepared. बिना जांच पड़ताल 19 लोगों की मौत पर एसयूएम अस्पताल के एसोसिएट डीन ने खुद को क्लीन चिट दे दी, लेकिन इस बात का जवाब अस्पताल प्रशासन के पास नहीं है कि जब गलती किसी की नहीं है तो अस्पताल के 3 अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया गया। Any action being taken against some of the workers, some of the management people of this hospital? 3 employees have been suspended. So why have you suspended them when you say that it was not a fault on your part? Even if it is not a fault, when there is an accident, suppose a boss collides with the individual and boss driver says I do not have fault, but he is arrested. He is suspended by the owner. जिस अस्पताल में आग लगने से 19 मरीज बेमौत मारे गए, 100 से ज्यादा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, वो अस्पताल इतनी बड़ी घटना की जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकता है, वो भी तब जबकि उसकी लापरवाही के सबूत सबके सामने हैं। आज तो पहले दिन है ना इंक्वायरी का, हमको 2-3 बार 4 बार आना होगा इंक्वायरी कंप्लीट करने के लिए। आप अपेक्षा कीजिए इंक्वायरी कंप्लीट होने तक। इंक्वायरी कंप्लीट होने का बाद हम रिपोर्ट दे देंगे। Till that time, I cannot, open out what I am going to say and what I am doing. हर हादसे के बाद इस तरह की घटना की जांच के दौर चलेंगे। जांच कब पूरी होगी पता नहीं, जब पूरी होगी तो दोषियों पर क्या कार्रवाई होगी ये भी कहा नहीं जा सकता। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सिस्टम की लापरवाही से आम लोग मरते हैं और जांचें चलती रहती हैं। इंद्रजीत कुंडू, भुवनेश्वर, आज तक। खबरदार में अब अयोध्या पर चल रही राजनीति के लेटेस्ट एडिशन का विश्लेषण करेंगे। यूपी में चुनाव करीब आते ही केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों को अयोध्या की याद आने लगी। दोनों तरफ से अयोध्या पर आकर्षक प्लान तैयार हो चुके हैं। पहले हम आपको अखिलेश सरकार के एक्शन प्लान की पूरी डिटेल बताते हैं। अखिलेश सरकार का अयोध्या में रामायण पर थीम पार्क बनाने का प्लान है। थीम पार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और बहुत भव्य होगा। प्रस्तावित थीम पार्क रामलीला केंद्र का हिस्सा होगा। थीम पार्क के साथ भजन संध्या स्थल और एम्पी थिएटर भी बनेगा। अब आप केंद्र सरकार का प्लान देखिए, जिसे पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय डॉक्टर महेश शर्मा की अगुवाई में तैयार किया गया है। केंद्र सरकार अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनवा रही है। इस संग्रहालय में रामायण के तमाम प्रसंगों का लाइव विजुअल प्रेजेंटेशन होगा। संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय पर 225 करोड़ का बजट खर्च कर रही है। प्रस्तावित संग्रहालय को रामायण सर्किट के हिस्से के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इस संग्रहालय का राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यह प्रस्तावित राम मंदिर से 15 किलोमीटर दूर होगा। डॉक्टर महेश शर्मा प्लान के तहत आज अयोध्या भी गए, लेकिन उनके इस प्लान को बीजेपी के राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने लॉलीपॉप बताकर खारिज कर दिया। इसे मंदिर मुद्दे पर बीजेपी का अंदरूनी महाभारत माना जा रहा है। जय श्री राम। बीजेपी के अयोध्या प्लान को इससे बढ़िया किक स्टार्ट नहीं मिल सकता था। दशहरे पर पीएम मोदी लखनऊ गए तो उनके श्रीमुख से जय श्री राम का जय घोष हुआ। उस दौरे के 7वें ही दिन मोदी सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के चरणों में सिर नवाते और पांव दबाते नजर आए। तो ये साफ हो गया कि अयोध्या मुद्दे को म्यान से निकालकर धारदार बनाने की तैयारी हो चुकी है। महेश शर्मा पूरे दल बल के साथ अयोध्या गए थे।
केंद्र सरकार के प्रस्तावित रामायण संग्रहालय के लिए जमीन तलाशने गए थे। महेश शर्मा ने डिजिटल म्यूजियम के लिए जो पहली भूमि देखी वो सरयू पुल पर बने चौधरी चरण सिंह घाट के दाईं तरफ है। 30 एकड़ का ये प्लॉट पर्यटन विभाग का है। दूसरी भूमि सरयू पुल से 3 किलोमीटर दूर रामलीला संकुल की है जो 24 एकड़ की है। ये संस्कृत विभाग की है, लेकिन उनके इस भूमि तलाश अभियान से विनय कटियार को बड़ी बेचैनी हो गई। वो राम थीम का पार्क बनाने जा रहे हैं, तो ये तो और उसी के में हाँ रामायण थीम का भी पार्क बनने जा रहा है, केंद्र सरकार बनवा रही है। तो ये कुल मिला करके लालीपाप दे करके राम मंदिर से भटकाने का काम हो रहा है। हमको राम मंदिर चाहिए, हमको विकास चाहिए। अयोध्या विनय कटियार का क्षेत्र रहा है। राम मंदिर आंदोलन के वो पोस्टर बॉय रहे। महेश शर्मा अयोध्या आए तो शायद कटियार को ये घर में घुसपैठ जैसी लगी। हमने महेश शर्मा से कटियार के लॉलीपॉप वाले सवाल का जवाब पूछा तो वो बचते रहे। विनय कटियार जी ने कहा है कि लॉलीपॉप देने से म्यूजियम का काम नहीं चलेगा, यहाँ पे भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लाइट चेंज हो रही है। सर एक सवाल ये जमीन तो एक्वायर नहीं हुई ना सर, जमीन तो एक्वायर नहीं हुई ना अभी। विनय कटियार संत नहीं, उन्होंने कहा है कि ये जो आप घोषणा करें, उन्होंने कहा है कि ये लॉलीपॉप मैंने सर उससे मुझे कोई कमेंट नहीं करना। मैं अपनी पर्यटन मंत्री की और संस्कृति मंत्री की जिम्मेदारी निभाने यहाँ आया हूँ। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।